स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स, जीनों की अन्योन क्रिया। हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडल के नियम के अनुसार किसी भी लक्षण या करैक्टर को नियंत्रित करने के लिए एक जोड़ी जीन या जीन के दो एलील पाए जाते हैं। ये दोनों एलील जीन के एक ही लोकस पे पाए जाते हैं। इनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जब हम एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, तो F2 रेशो जो होता है वो 3:1 में पाया जाता है। मतलब 3 रेशो जो होता है वो डोमिनेंट करेक्टर का होता है और 1 रेशो जो होता है वो रिसेसिव करेक्टर का होता है। अगर हम दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करें, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस करें या डाई हाइब्रिड स्टडी करें, तो हमें F2 रेशो जो होता है फिनोटाइपिक रेशो वो 9:3:3:1 में प्राप्त होता है। कई बार ये देखा गया है कि किसी भी लक्षण की वंशागति को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका जो रेशो होता है वो 3:1 या 9:3:3:1 जो मेंडेलियन रेशो होता है उससे डाइवर्ट पाया जाता है, उससे डेविएट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार जो पर्टिकुलर एलील्स होते हैं एक जीन के, वो पार्शली या इक्वली डोमिनेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। उनमें से डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ना होकर कई बार दोनों ही डोमिनेंट हो सकते हैं, या एक पार्शली डोमिनेंट या पार्शली रिसेसिव हो सकता है। या कई बार किसी लक्षण को दो से अधिक एलील द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब मल्टीपल एलील्स इनहेरिटेंस पाया जाता है। या कई बार जो एलील होते हैं उनमें से डोमिनेंट या रिसेसिव एलील जो होता है वो लीथल होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके डेथ कॉज करता है। या फिर कई बार क्या होता है कि एक ही लक्षण को दो या दो से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं और उनमें से एक जीन जो होता है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को बदल देता है। तो इस प्रकार किसी एक पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति जो होती है वो दूसरे जीन या जीनों के प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनका जो आपस में इंट्रैक्शन होता है वो मेंडेलियन का जो कंसेप्ट था, वन जीन वन ट्रेट, मतलब एक लक्षण को एक जीन जो नियंत्रित करता है उससे डेविएट हो जाता है, उससे भिन्न प्रकार का होता है। इसे हम फैक्टर हाइपोथेसिस या इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स कहते हैं। इसके अंदर एक लक्षण को एक जीन के दो से अधिक एलील्स या एक से अधिक जीन्स जो होते हैं वो नियंत्रित कर सकते हैं और वो आपस में एक दूसरे एक्सप्रेशन को बदल देते हैं। इस तरह के जो जीन इंट्रैक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जब एक सिंगल जीन के एलील के मध्य इंट्रैक्शन होता है तो इसे हम एलेलिक या इंट्रा एलेलिक इंट्रैक्शंस कहते हैं। जब दो या दो से अधिक जीन्स के मध्य इंट्रैक्शंस होता है तो जो कि ये जीन्स जो कि अलग अलग लोकस पे पाए जाते हैं, तो इसे हम नॉन एलेलिक या इंटर एलेलिक इंट्रैक्शंस कहते हैं। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एलेलिक जीन इंट्रैक्शंस। तो एलेलिक जीन इंट्रैक्शंस क्या हुआ कि एक ही जीन के एलील्स जो कि समान लोकस पे पाए जाते हैं, उन एलील्स के मध्य जो इंट्रैक्शंस हो रहा है या वो एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव डाल रहे हैं उसको हम एलेलिक जीन इंट्रैक्शन कहते हैं। हम ये बात कर चुके हैं कि मेंडल के नियम के अनुसार एक ही लोकस पे पाए जाने वाले एलील अधिकतर डोमिनेंट या रिसेसिव रिलेशनशिप में होते हैं। दो तरह के एलील हैं अगर, तो उनमें से एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। लेकिन अगर इससे भिन्न प्रकार का अभिव्यक्ति या इंट्रैक्शन एलील्स की होती है तो उसे हम एलेलिक जीन इंट्रैक्शंस कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जिसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही एलील जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होते। इनमें से जो डोमिनेंट होता है वो फुली डोमिनेंट नहीं होता, इसलिए रिसेसिव जो एलील होता है वो भी पार्शली अपना इफेक्ट दिखा देता है। मतलब फुली डोमिनेंट जो होता है वो रिसेसिव को कंप्लीट रूप से सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए रिसेसिव जो जीन या एलील है वो भी अपना प्रभाव दिखा देगा। इसलिए जब हम इन दो इस तरह के एलील जो होते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव एलील होता है वो भी अपना प्रभाव दिखा देता है, जिससे डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील जो होते हैं उनके प्रभावों की या उनकी अभिव्यक्ति की ब्लेंडिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। उनका इंटरमीडिएट या उनका मध्य प्रभाव जो होता है वो हमको दिखाई देता है। इसको हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल में, जैसे कि स्नैपड्रैगन या मिराबिलिस डिलापा। ये जो इनके जो फ्लावर्स होते हैं इसमें दो वैरायटी होती है, एक तो रेड फ्लावर होता है और एक वाइट फ्लावर होता है। जब हम प्योर ब्रीड रेड फ्लावर और वाइट ब्रीड
वाइट फ्लावर की जो प्योर बीड होती है उनके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन जो होता है उसमें पिंक कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं। मतलब रेड और वाइट कलर जो होता है वो आपस में ब्लेंड हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है और पिंक कलर जो होता है वो दिखाई देता है। अब अब F1 जनरेशन के जो पिंक कलर हैं इनके बीच में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में हमको 3 तरह के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं, रेड, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर, जो कि 1:2:1 रेशो में प्राप्त होते हैं। जबकि मेंडेलियन रेशो के अनुसार ये 3:1 में होना चाहिए, 3 रेड और 1 वाइट, लेकिन इसमें 2 जो होते हैं वो हमको 2 रेशो में पिंक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार इसमें रेड कलर वाला जो एलील होता है वो वाइट कलर वाले एलील के ऊपर फुली डोमिनेंट ना होकर पार्शली डोमिनेंट होता है, जिससे वाइट वाला भी अपना इफेक्ट दिखा देता है और रेड कलर के साथ मिलकर वो पिंक कलर की फ्लावर बनाता है। तो ये है बच्चों अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसको हम इसमें देख सकते हैं किस तरह हमने इनको रेड कलर के फ्लावर लिए हैं हमने। ये रेड कलर के फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर, जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर जो होता है उस जो जीनोटाइप है उसका जो फिनोटाइपिक होता है वो पिंक कलर के फ्लावर हमको मिलते हैं। जब इनकी सेल्फिंग करवाते हैं तो हमको 1 रेशो में रेड फ्लावर, 2 रेशो में पिंक कलर और 1 रेशो में वाइट कलर हमको मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है? इसके अंदर जो एक जोड़ी एलील होते हैं उनमें से दोनों एलील जो होते हैं वो पूर्ण रूप से डोमिनेंट होते हैं, दोनों ही अपना फुल प्रभाव दिखाते हैं, कोई भी पार्शली रिसेसिव नहीं होता है। तो इसमें इंटरमीडिएट टाइप का इफेक्ट ना हो के दोनों का ही फुल इफेक्ट आता है। जैसे कि हम बात करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप की, इसमें एलील ए और एलील बी जो होता है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर किसी का जीनोटाइप जो है वो ए बी है तो उसमें दोनों प्रकार के एंटीजन बनेंगे और उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा। तो इस प्रकार ये दोनों एलील जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फुली डोमिनेंट होते हैं। इसी प्रकार एम एन ब्लड ग्रुप, हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके ब्लड में आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर 2 प्रकार के और एंटीजन्स पाए जाते हैं, एम और एन। इनको कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं जीन एम और जीन एन जो होते हैं वो भी फुली को डोमिनेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब डोमिनेंट होते हैं। वो को डोमिनेंस का एग्जांपल होता है सहप्रभाविता, जिसे हम सहप्रभाविता कहते हैं। अगर किसी का हेटेरोजाइगस कंडीशन है एम एन, ये जीनोटाइप है, तो उसमें एम एंटीजन भी बनेगा और एन एंटीजन भी बनेगा, तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो एम एन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम 2 एम एन इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं, मेल और फीमेल को, तो हमें जो रेशो प्राप्त होता है वो 1 एम ब्लड ग्रुप, 1 रेशो जो होता है वो एम ब्लड ग्रुप वाले प्राप्त होते हैं, 2 रेशो जो होता है वो एम एन ब्लड ग्रुप वाले प्राप्त होते हैं और 1 रेशो जो होता है वो एन ब्लड ग्रुप वाला प्राप्त होता है। तो इस प्रकार को डोमिनेंस या सहप्रभाविता में भी जो F2 रेशो जो होता है वो 3:1 की जगह 1:2:1 में प्राप्त होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। रेड एंड वाइट फ्लावर्स ऑफ कैमेलिया। कैमेलिया जो होता है उसमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, रेड एंड वाइट। अगेन जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो ये दोनों ही इनको कंट्रोल करने वाले जो एलील होते हैं वो दोनों ही कंप्लीट डोमिनेंट होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जब होता है तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमको फ्लावर्स प्राप्त होते हैं वो पैचेस में प्राप्त होते हैं, जिसमें रेड पैचेस भी होते हैं और वाइट पैचेस भी होते हैं। उसमें अल्टरनेटिव पैचेस ऑफ रेड एंड वाइट पाए जाते हैं। अगर ये ब्लेंडिंग का मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल होता है तो हमें पिंक कलर के फ्लावर्स प्राप्त होते हैं, जबकि ये ऐसे फ्लावर्स प्राप्त होते हैं जिसमें कि रेड पैचेस भी हैं और वाइट पैचेस भी हैं। तो इसका मतलब रेड कलर को कंट्रोल करने वाला एलील और वाइट कलर को कंट्रोल करने वाला एलील जो है वो दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है। तो ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। अब हम बात करेंगे लीथल जीन्स की, लीथल फैक्टर। कई बार क्या होता है, जीन जो होता है अपने प्योर स्टेट में या तो डोमिनेंट अवस्था में या रिसेसिव अवस्था में, ये एलील जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म के कुछ वाइटल प्रोसेस जो होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, उनमें एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर देते हैं जिससे कि वो डेथ को कॉज करते हैं। तो कई बार इन्फेंट अवस्था में या फिर जो एम्ब्रोजेनेसिस के समय ही जो एम्ब्रो होता है उसकी डेथ जो होती है कॉज हो जाती है, या फिर
लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं उसमें किसी भी अवस्था के अंदर जो जीव होता है उसकी मृत्यु हो सकती है। लीथल जीन जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट लीथल जीन्स और रिसेसिव लीथल जीन। इनका एग्जाम्पल है जैसे जीन ऑफ जेलोफर कलर इन माइस, ये डोमिनेंट लीथल जीन का एग्जाम्पल है। और जीन ऑफ क्लोरोफिल एब्सेंस इन कॉर्न प्लांट, ये रिसेसिव लीथल जीन का एग्जाम्पल है। इसमें एक रिसेसिव जीन जो होता है अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो कॉर्न प्लांट के अंदर उसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं बनता और अल्टीमेटली जो प्लांट जो होते हैं वो कहते हैं जो सीडलिंग अवस्था होती है उसी के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है और मर जाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ फर कलर इन माइस, चूहों में जो पीला रंग होता है उसके लिए जीन उत्तरदायी होता है वो बेसिकली लीथल जीन होता है। इसमें येलो फर कलर जो होता है वो डोमिनेंट वाई द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जबकि ग्रे नॉर्मल ग्रे कलर जो होता है वो स्मॉल वाई एलील द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब इसकी होमोजाइगस कंडीशन होती है डोमिनेंट जीन की कैपिटल वाई की तो उसमें येलो फर होता है, लेकिन जो माइस जो होते हैं वो एमरजेंसी के दौरान ही मर जाते हैं, वो मदर के यूट्रस के अंदर ही उनकी डेथ जो होती है वो हो जाती है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होते हैं उसमें भी येलो कलर होता है लेकिन वो चूहे जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। जबकि अगर होमोजाइगस रिसेसिव जीन है तो वो इस वाई है अगर, तो वो जो ग्रे कलर है उसको वो जो होता है उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार लिथल जीन जो होते हैं वो जो रेशो होता है उसको चेंज कर देते हैं, रेशो 2:1 कर देते हैं। 3:1 रेशो जो होता है उसको 2:1 कर देते हैं। जैसे ये मान लो ये जो रेशो होता है अपने को F2 जनरेशन में जो रेशो ये 1:2:1 का ये जो प्राप्त होता है इसमें से ये जो होता है तो डाई हो जाता है, ये येलो कलर का है, ये ग्रे कलर का है। तो इसका येलो कलर एंड ग्रे कलर जो होते हैं वो 2:1 रेशो में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से लिथल जीन जो होते हैं वो मेंडेलियन रेशो 3:1 को 2:1 में डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये बच्चों ये एग्जांपल जो हमने पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और लिथल जीन्स, ये एग्जांपल थे एलेलिक जीन इंट्रैक्शन से, जिसमें एक ही जीन में के जो एलिल्स जो कि एक ही लोकस में पाए जाते हैं उनमें डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ना होके उनमें अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं, जिससे कि मेंडेलियन रेशो 3:1 जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है या बदल जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे इंटर एलेलिक इंट्रैक्शंस, जिसमें दो जीन के मध्य जो इंट्रैक्शंस होते हैं उससे मेंडेलियन रेशो जो होता है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। थैंक यू।